गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। बेटा अपन लोगों ने मैथ्स के 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, है ना। पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी अपन ने क्या कर लिया है बेटा, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा साइंस में अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज बेटा आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? आज अपन साइंस के ही एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? तुम्हारा प्यारा सा चैप्टर का उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टडी करने वाले हैं। अब पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में अपन क्या क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। बोले तो केमिकल रिएक्शन का हम किसके बारे में बात करेंगे? उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है, हमें कब पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंडरी बात होगी ना बेटा, वो होगी किसकी? केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात होगी बेटा? केमिकल इक्वेशन के बारे में बात की जाएगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? हिंदी में बोला जाता है रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है। थर्ड पार्ट हम बात करेंगे किसकी? हाउ टू बैलेंस। ठीक है। मतलब जैसे मैंने तुम लोगों को जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था, मतलब जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करवाया था, उस टाइम में बार बार मैं बोल रहा था बेटा आप लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है। संतुलित करना आना चाहिए आपको रिएक्शन को, कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपको संतुलित कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। लॉन्ग ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे। ठीक है। जो आज इस लेक्चर को देख लेगा उसको बैलेंसिंग अच्छी तरह आ जाएगी, उसको संतुलित करना आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा अपनी जिंदगी में। ठीक है। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? उसके बाद में हम पढ़ेंगे बाद में हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा? बहुत सारे टाइप की होती हैं, बहुत सारे टाइप की होती हैं। ठीक है। उनमें से कुछ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बोले तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। उसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सारे पार्ट है। ठीक है। उसके अलावा हम 2 या 3 चीजों के बारे में और स्टडी करेंगे। एक तो पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में कि जंग क्या होती है। ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कोरोजन के बारे में, कि एक्चुअल में जंग क्या होती है। ठीक है। कोरोजन मतलब कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर कोरोजन लगती कैसे है। ठीक है। उसके बारे में एक पढ़ेंगे अपन रैंसिडिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है बता देंगे अपन आप लोगों को जब भी इसको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं ना बेटा, वो क्या क्या रहने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, केमिकल इक्वेशन और हाउ टू बैलेंस एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, हाउ टू बैलेंस, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और एक अपन स्टडी करेंगे बेटा किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन, सॉरी यहां तक ही स्टडी करेंगे ना, बाकी सारी चीजों के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, समझने की जरूरत है बेटा, है ना, समझने की जरूरत है। केमिस्ट्री का बेसिक होता है ये, मान लो केमिस्ट्री का बेसिक होता है। अगर आप 11th-12th में जाके केमिस्ट्री लेते हो तो वहां पे ये चीजें बहुत काम आती हैं। ठीक है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? केमिकल रिएक्शंस की ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहले अपन इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? व्हेन 2 or more than 2 रिएक्टेंट, व्हेन क्या बेटा? 2 or more than 2 substance react with each other and they form a new substance. They form a
न्यू सब्सटेंस having entirely different properties, having entirely different property from previous one, properties from previous one। बेटा डेफिनेशन को समझो, डेफिनेशन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, डेफिनेशन में बेटा मैंने ये बोला कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब बेटा पदार्थ होते हैं ना, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं आपके, वो मॉलिक्यूल के अलावा कंपाउंड भी हो सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद ईच अदर, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद में दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, वो क्या बनाते हैं बेटा, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, एक नया पदार्थ बनाते हैं। और जो नया सब्सटेंस होता है ना बेटा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो बिल्कुल क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, किससे, पहले वाले से, ठीक है, किससे, पहले वाले से। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। ये किसकी डेफिनेशन होती है बेटा, केमिकल रिएक्शंस की। चीज समझ में आई है नहीं आई है? मैंने क्या बोला बेटा, जब आपके पास में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, जब वो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब वो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करते हैं, तो कंबाइंड करने के बाद में आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है। कंबाइंड करने के बाद में क्या होता है बेटा, कंबाइंड करने के बाद में आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है, और जो नया सब्सटेंस मिलता है ना बेटा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एंटायरली डिफरेंट होती है, मतलब पहले वाले से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड पार्ट साइड में, केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है, ठीक है, तो लिखा जाता है उस टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, है ना। हिंदी में बोला जाता है बेटा इसको अभिकर्मक या अभिकारक, ठीक है। और उसके बाद में जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ रहता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्पाद। और ये होता है अपना क्या, अभिकर्मक या अभिकारक, बोलो चीजें, क्रियाकारक भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब चीज को समझना है ना, देखो केमिकल जो रिएक्शंस होती है ना, उनमें दो तरीके के चेंजेस आते हैं। कितने तरीके के चेंजेस आते हैं बेटा, दो तरीके के चेंजेस आते हैं, ठीक है। उन चेंजेस को समझाने से पहले इसको दोबारा समझ लो बेटा। मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, सिंपल सी बात है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और कंपाउंड और एलिमेंट, मतलब जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद में हमें एक नया कंपाउंड मिलता है या हमें एक नया पदार्थ मिलता है बेटा। और उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एंटायरली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। किससे, रिएक्टेंट से। किससे, रिएक्टेंट से। नहीं आया समझ में, मतलब हमारे पास में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, उन्होंने जब आपस में रिएक्शन करी, तो रिएक्शन करने के बाद में हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये अपना न्यू सब्सटेंस है और ये अपने प्रीवियस सब्सटेंस थे, ये अपना प्रीवियस पदार्थ था। जब ये आपस में रिएक्शन देंगे, मतलब मान लो सपोज दैट रिएक्टेंट क्या हो गया अपने पास में A प्लस बी, जब A प्लस बी ने आपस में रिएक्शन करी ना बेटा, तो रिएक्शन करने के बाद में आपको क्या मिला, C मिला, ठीक है। तो C की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना बेटा, जो C की प्रॉपर्टीज होंगी वो A की प्रॉपर्टी और B की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होंगी। जो C की प्रॉपर्टीज होंगी वो A की प्रॉपर्टीज और B की प्रॉपर्टीज से क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी। एज एन एग्जांपल अगर मैं मान लो सपोज दैट मेरे पास में कार्बन है, क्या है बेटा, मेरे पास में कार्बन है, और कार्बन की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी, ऑक्सीजन के साथ करवा दी। कार्बन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी बेटा, मैंने ऑक्सीजन के साथ में करवा दी, तो मुझे क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है क्या होती है, गैस होती है। बोलो आया नहीं आया समझ में। जबकि कार्बन क्या होता है बेटा, आपके पास में सॉलिड होता है। कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। मतलब अपने को सॉलिड से क्या मिल गई, गैस मिल गई। मतलब इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये सॉलिड है, इसकी स्टेट सॉलिड है, ये ठोस है, जबकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक गैस है। आया नहीं आया समझ में। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस गैस होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, एक प्रैक्टिकल होता है कि अगर इसको
उसमें से होके निकाला जाता है, किसमें से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से होके निकाला जाता है। बताया है मैंने ये तुम लोगों को, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से होके निकाला जाता है, किसके सॉल्यूशन में से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से निकाला जाता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या बना देता है बेटा, दूधिया बना देता है, बोले तो मिल्की बना देता है। और ये टेस्ट होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं मतलब बेटा कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, एंटायरली डिफरेंट होती हैं। बोला है नहीं है समझ में, ठीक है। अगेन जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद में आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, अलग होती हैं, किससे, उसके रिएक्टेंट से। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज लिखी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं, बोले तो अभिकारक बोलते हैं। और उसके राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन जो लिखा जाता है सब्सटेंस, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। हम या फिर यह भी बोल सकते हैं बेटा कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। और रिएक्शन के पार्टिसिपेट करने के बाद में जो आपको मिल रहे हैं, क्या, जो आपको मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या समझ में आया? हमने क्या बोला कि रिएक्शन से पहले जो मेरे पास है वो रिएक्टेंट होगा, और रिएक्शन के बाद में जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। क्या बोला मैंने? जो रिएक्शन से पहले मेरे पास है वो तो क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट होगा, और रिएक्शन के बाद में जो मुझे मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब देखो, जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो ना बेटा, तो दो तरीके के चेंजेज आते हैं। कितने तरीके के चेंजेज आते हैं? दो तरीके के चेंजेज आते हैं। ठीक है, दो तरीके के चेंजेज कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा होता है फिजिकल चेंज। क्या होता है? एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और एक होता है बेटा आपका केमिकल चेंज, है ना। भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है ना। दो तरीके के चेंजेज होते हैं बेटा, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और एक होता है केमिकल चेंज। जो बेटा फिजिकल चेंज होता है ना, उसके अंदर आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता। क्या? कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता उसके अंदर। चीज समझ में आ रही है? कोई नया पदार्थ नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, no new substance is formed। ठीक है, जबकि हमें केमिकल चेंज में क्या मिलता है बेटा, न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस अपने को मिलता है। जैसे कि देखो, जब कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग ही सब्सटेंस मिल गया। तो केमिकल चेंज के अंदर मुझे क्या मिलता है बेटा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन मेरे पास में होता है, मतलब एक नया पदार्थ मेरे को मिलता है। ठीक है। दूसरा, फिजिकल चेंज के अंदर एक और डिफरेंस होता है बेटा, क्या, कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम, उत्क्रमणीय। ठीक है, जबकि ये जो होते हैं ना बेटा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, बोले तो अनुत्क्रमणीय, है ना। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय। ठीक है, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, उत्क्रमणीय वो होते हैं जिसमें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हो। क्या? फिजिकल चेंज अभी मैं समझा दूंगा, है ना, मैं समझा दूंगा अभी ना, पहले ये समझ लो। फिजिकल चेंज कौन से होते हैं बेटा? जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंजेज वो चेंजेज होते हैं जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब आप इधर से इधर भी चल सकते हो और इधर से इधर भी चल सकते हो, इधर से इधर भी चल सकते हो और इधर से इधर भी चल सकते हो। इस वजह से इसका जो साइन होता है ना बेटा, वो क्या होता है, ये वाला, है ना। वो क्या होता है, ये वाला। देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला साइन होता है कि भाई आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा सकते हो और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में भी जा सकते हो। जबकि इरिवर्सिबल के अंदर एक सिंगल हेडेड एरो यूज में लिया जाता है। यहाँ पे तो डबल हेडेड एरो है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल हेडेड यूज में लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इधर से इधर ही जा सकते हो, इधर से इधर वापस नहीं आ सकते हो। बोलो आया नहीं आया समझ में?
बोलो आया नहीं आया समझ में? ठीक है, तो बहुत सारे भी एग्जांपल बताऊंगा बेटा मैं तुम लोगों को, पहले ये समझ लो कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। मैंने क्या बोला बेटा, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनकी केमिकल जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं देखने को मिलता है, जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनके अंदर कोई अलग ही सब्सटेंस मेरे पास में आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि कार्बन की रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन के साथ करवाता हूं तो मुझे क्या मिलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है, मतलब अनुत्क्रमणीय, मतलब आपको इससे ये तो मिल जाएगा लेकिन इससे ये वापस नहीं मिल पाएगा। अब एक बात बताओ यार, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या वापस आप कार्बन और ऑक्सीजन में बदल सकते हो? अरे नहीं बदल सकते यार। कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू क्या वापस कार्बन और ऑक्सीजन में बदल सकते हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये बोलते हैं कि ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है बेटा, अनुत्क्रमणीय होता है। बोलो चीज आई नहीं समझ में, है ना? इसका एक एग्जांपल और करवाने जा रहा हूं बेटा मैं। इसका एक एग्जांपल और क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज का। ऊपर वाला पार्ट मिटा दूं क्या? पहले देख लो, दिखाई दे रहा है कि पूरा एक नंबर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या बेटा? चलो मैं ना ये वाला पार्ट मिटाने जा रहा हूँ ना, पूरा पार्ट एक बार है ना, एक बार कैप्चर कर लो, है ना, पूरा पार्ट एक बार कैप्चर कर लो, है ना, जल्दी। 1 2 3 1 2 3 डन, 1 2 3 डन। ओके, मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक चेंज और मैं बता रहा हूँ बेटा, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना बच्चा, जो क्या होते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो कौन से चेंज होते हैं बेटा, जो फिजिकल चेंज होते हैं ना, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, चेंज्ड, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बदल जाती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। जबकि केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, सीपी का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, बोले तो रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं बेटा, चेंज्ड हो जाती हैं। बट जो भौतिक गुणधर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या नहीं होती बेटा, नेवर चेंज्ड, वो नहीं होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। बोलो चीजें नहीं है समझ में? ठीक है, जैसे साइज हो गई, शेप हो गई, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, बता दूंगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज को पहचानते कैसे हैं। बस अभी ये समझो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कब बदलती हैं? जब आपको पता है कि जितने भी अपने आसपास में जितने भी पदार्थ है ना, वो किससे मिलकर बने हुए हैं बेटा, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। जब उन एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा ना, बॉन्ड का क्या होगा, बंध का रीअरेंजमेंट होगा, मतलब कहीं से टूटेगा कहीं जुड़ेगा। ठीक है, इन दैट केस आपका नया सब्सटेंस बनेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। ठीक है, इन दैट केस आपका कोई नया सब्सटेंस बनेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब उसके अंदर ना तो कोई बॉन्ड बनता है और ना ही कोई बॉन्ड बिगड़ता है। और यही रीजन है कि आपके पास में कोई नया पदार्थ इसके अंदर बनके नहीं आता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेज वो चेंजेज होते हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो बदल जाती हैं, जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाती हैं लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है। जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो बदल जाती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज नेवर चेंज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रासायनिक गुणधर्म तो बदल जाते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? एज एन एग्जांपल मान लो, सपोज दैट मैंने ये बोला, फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल चेंजेस की बात कर रहा हूँ। मैंने ये बोला कि मान लो सपोज दैट मेरे पास में क्या है, एक कागज है, मेरे पास में क्या है, एक कागज है। ठीक है, मैंने कोई भी एक कागज लिया, कागज को मैंने क्या कर दिया, बीच में से यूं फाड़ दिया। ठीक है, कागज को मैंने फाड़ दिया। ठीक है, अब एक तरफ तो मैंने ये एग्जांपल लिया और दूसरी तरफ मैंने एग्जांपल लिया बेटा क्या, कि मैंने जो मेरे पास में जो पेपर था ना, पीस ऑफ पेपर था, मैंने उसको क्या करवा दिया, जला दिया, है ना, बर्न करवा दिया। एक बात बताओ, इनमें फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है? भाई एक बात बताओ यार, ये फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज है। क्यों भाई क्यों? मैंने ये बोला कि ये जो केमिकल चेंज है ना भाई, केमिकल चेंज के अंदर आपका नया सब्सटेंस बन जाता है
है ना, और क्या होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आप इस कागज को जला दोगे ना बेटा तो आपको क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी, राख मिलेगी और साथ में स्मोक मिलेगा। क्या उस राख और ऐश से आप वापस पेपर बना सकते हो? नहीं, कतई नहीं बना सकते भाई, कतई नहीं बना सकते। इसका मतलब जब आप पेपर को जला रहे हो ना तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ आपका कौन सा, ये हुआ आपका केमिकल चेंज। जबकि अगर मैं इस पेपर को फाड़ के वापस टेप से चिपका लूंगा ना यार, मेरे को क्या दिक्कत है, इंडस्ट्री में जाके वापस पेज बना दूंगा ना, मेरे को क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये कौन सा चेंज हुआ आपका, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और ये कौन सा हुआ आपका बेटा, केमिकल चेंज। एज एन एग्जांपल अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कार्बोहाइड्रेट को अलग तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, प्रोटीन को अलग तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। क्या आप लोगों को पता होगा, जब अपन खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, वसा भी मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को स्टार्च भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगी, विटामिन भी मिलेगी, सब मिलेगा, ठीक है, सब मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन जब वो खाना अंदर जाएगा तो हमारी जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा पेट है, पेट के बाद में छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये क्या कर देंगे, खाने को छोटे छोटे पीस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मुंह के अंदर छोटे छोटे पीस में वो डिवाइड हो गया, मुंह के अंदर से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हमने डाइजेशन कर लिया तो एक बात बताना, जब हम एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं तो जो एक्सक्रीशन पार्ट जो होता है, एक्सक्रीट पार्ट होता है, जो वेस्टेज पार्ट होता है, क्या उससे वापस खाना बना दूंगा, क्या मैं नहीं बनाऊंगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड इट इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन। भाई सिंपल सी बात है, रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि आप जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे वापस रोटियां नहीं बना सकते। आई नहीं आई चीजें समझ में? तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझ में आया? जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, मोमबत्ती का जलना क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? भाई सिंपल सी बात है, ये फिजिकल चेंज है। आप जब कैंडल को जलाओगे, कैंडल को जलाने के बाद में उसमें से मोम वापस निकल जाता है ना, तो आप वापस से उसको क्या कर सकते हो, कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में? तो ये होती है आपकी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, समझ में आई? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा, समझ में आई? ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस, आज जैसे कि मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस में एक और एग्जांपल दूं, इसको मिटा दूं पहले, है ना, इसको मिटा देता हूं ना, 1 2 3 4 मिटाने जा रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 ओके डन, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों को ये बोला कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज होते हैं ना बेटा, उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। जबकि जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या फिजिकल चेंज होते हैं, उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी ही रहती हैं। एज एन एग्जाम्पल मान लो मैं इसका रिवर्सिबल प्रोसेस का बोलूं, तो मान लो सपोज दैट मेरे पास में पानी है, पानी जिससे नहाते हो, पानी पीते हो ना, पानी है जो किसकी फॉर्म में है बेटा, वाटर की फॉर्म में है ना, जल है ना, वाटर की फॉर्म में। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको टेम्परेचर दिया, इसका टेम्परेचर राइज किया 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये क्या होगा बेटा, पानी जो है रहेगा तो अभी भी पानी ही ना, लेकिन किसकी फॉर्म में बदल जाएगा? क्या स्टीम की फॉर्म में बदल जाएगा? बोले तो गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इस स्टीम को मैं मतलब इस स्टीम को मैं क्या कर लेता हूं, कहीं स्टोर कर लेता हूं और इसको वापस से क्या कर दूं बेटा, कंडेंस कर दूं। क्या कर दूं? वापस से इसको कंडेंस कर दूं, बोले तो ठंडा कर दूं। तो क्या इस स्टीम से वापस वाटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा चेंज हुआ आपका? फिजिकल चेंज, बोले तो भौतिक परिवर्तन। बोला है नहीं है बेटा समझ में? इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आया क्या बच्चा? है ना। जो भी बेटा मैं अपने मुंह से बोलता हूं ना, वो बहुत सारी चीजें मैं लिखता नहीं हूं, है ना, तो उन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लिया करो, है ना। मैं एक बार देख लेता हूं, वीडियो बन रही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, है ना बेटा। चलो मिटाने जा रहा हूं। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजना का सजन मेरा नाम है लखन। चलो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा कि केमिकल चेंज को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है ना, किस किस तरीके से अपन बता सकते हैं कि केमिकल चेंजेज अकर, है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि केमिकल चेंजेज कब कब होते हैं, केमिकल चेंजेज अकर, ठीक है। मतलब बेटा 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि केमिकल चेंज एक्चुअल में हो रहा है। जिनमें पहला जो चेंज होता है ना, अगर उसके चेंज में, उसके कलर में कोई चेंज आ जाए,
चेंज इन कलर, मतलब आपने बेटा कोई भी रिएक्शन करवाई है ना, आपने क्या करवाई बेटा, कोई भी रिएक्शन करवाई और कोई भी रिएक्शन करवाने के दौरान उसके कलर में कुछ चेंज आ गया, उसके कलर में कुछ चेंज आ गया। जैसे कि मान लो सपोज दैट मेरे पास में आयरन है, मेरे पास में क्या है, आयरन है, और आयरन की रिएक्शन मैंने क्या किससे करवा दी बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ में करवा दी, काना का मंगल जिंक फेट इनलेट, ठीक है। जब आयरन की रिएक्शन आप क्या करवाते हो बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हो, तो कॉपर सल्फेट के साथ में करवाने से क्या होता है, कॉपर सल्फेट ये बना देता है आयरन सल्फेट, बोले तो FeSO4 बना देता है, और कॉपर क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। क्या चीज समझ में आई? जब आयरन की रिएक्शन मैंने एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, मेरे पास में एक आयरन नेल थी ना, लोहे की कील थी, और उसको मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैं जैसे ही डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आयरन सल्फेट मिलता है, और साथ में क्या मिल जाता है बेटा, कॉपर मिल जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में पता कैसे चला, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना बेटा, वो ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। धीरे धीरे वो ब्लू कलर क्या हो जाता है बेटा, डिसअपियर हो जाता है या फेंट हो जाता है, फेंट पड़ जाता है, बोले तो धीरे धीरे हल्का होने लग जाता है। तो ये ब्लू कलर क्या हो गया बेटा, डिसअपियर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर कलर के अंदर क्या आया बेटा, चेंज आया। कलर के अंदर चेंज आने की वजह से देखो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, तो ये होता है कि अगर किसी भी रिएक्शन के कलर में कोई चेंज आ जाए, जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो और रिएक्शन करवाते करवाते क्या हुआ, उसके कलर में चेंज आ गया, रिएक्शन करवाते करवाते उसके कलर में क्या आ गया, चेंज आ गया। मतलब पहले कुछ और कलर था सब्सटेंस का, और बाद में जब प्रोडक्ट मिला तो कुछ और कलर आ गया। तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर कौन सा चेंज हुआ है बेटा, केमिकल चेंज हुआ है। दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मान लो आपने कोई रिएक्शन करवाई, ठीक है, देखा भी होगा आप लोगों ने कई बार। मान लो आप लोगों ने कोई रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद में क्या हुआ, रिएक्शन करवाने के बाद में अचानक से उसमें से उसमें की या तो हीट बढ़ गई, ठीक है, या फिर उसकी हीट डिक्रीज हो गई, मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज होने लग गई या हीट निकलने लग गई, ठीक है। देखा होगा ना तुम लोगों ने, जैसे नाइट्रोजन के टुकड़े को, है ना, नाइट्रोजन के टुकड़े को जब वाटर में डाला जाता है ना, पानी में डाला जाता है, जब नाइट्रोजन के टुकड़े को, नाइट्रोजन को अपन पानी में डालते हैं तो क्या होता है, अचानक से उसमें क्या लग जाती है, हीट लग जाती है, बोले तो आग लग जाती है उसके अंदर। ऐसा क्यों होता है भाई, सिंपल सी बात है, उसका वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होने के वजह से उसमें से हीट रिलीज होने लग जाती है। तो एक्चुअल में उसके टेम्परेचर में चेंज आया, उसके तापमान में चेंज आया, तापमान में चेंज आने की वजह से उसके अंदर कौन सा चेंज हुआ बेटा, आपका केमिकल चेंजेज यहां पर हुआ, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर के बाद में इसके अंदर एक और होता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लो आपने कोई भी रिएक्शन करवाई और उस रिएक्शन में कोई भी गैस अगर इवोल्यूट होती है, बोले तो बाहर निकलती है, ठीक है। गैस का निकलना, किसी भी गैस का निकलना भी किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, आपके केमिकल रिएक्शन का या केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल होता है। इसको ये तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को आती हैं, जैसे कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दी तो आपको क्या मिल गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, ठीक है। तो ये जो अपने को गैस मिली ना बेटा, इसके अंदर तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्यूट हुई, बोले तो बाहर निकली, इस वजह से ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज की कैटेगरी में ही आता है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना मतलब अवक्षेप होता क्या है, पहले तो ये समझ लो कि अवक्षेप होता क्या है। देखो मान लो पहले मैं इसमें एक एग्जांपल करवा दूं कि अगर मैं NaCl की रिएक्शन, किसकी, NaCl की रिएक्शन में किसके साथ में करवाता हूं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करवाता हूं, बोले तो AgNO3 के साथ में करवाता हूं, तो मुझे सोडियम नाइट्रेट मिलता है, बोले तो NaNO3 मिलता है, और साथ में क्या मिलता है मेरे को, AgCl मिलता है। क्या मिलता है साथ में मेरे को, AgCl मिलता है, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि एक्चुअल में इसके अंदर है क्या क्या चीजें, ठीक है। तो NaCl जो है वो किस फॉर्म में है, आपके एक्वस फॉर्म में है, AgNO3 भी एक्वस फॉर्म में है, NaNO3 भी, सॉरी हाँ, ये भी एक्वस फॉर्म में है, और AgCl पे मैंने लगा दिया कुछ इस तरीके से एरो। बोले यहां तक चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है ना, हुआ क्या पहले ये समझ लो। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई दो सब्सटेंस की आपस में क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, जब भी आप क्या करवाते हो, दो सब्सटेंस हैं, उन दोनों सब्सटेंस की आपने क्या करवाई बेटा, रिएक्शन करवाई।
रिएक्शन करवाने के बाद में होता क्या है, रिएक्शन करवाने के बाद में वो जो सब्सटेंस है ना बेटा, वो एक दूसरे को चेंज तो कर देते हैं, है ना, मतलब उनमें कोई ना कोई चेंज तो आ जाता है, लेकिन उसमें जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है ना, रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है ना बेटा, वो जो प्रोडक्ट होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्वेबल नहीं होता, मतलब कंप्लीटली घुलता नहीं है। कई बार देखा होगा ना यार, आप किसी चीज को, जैसे मिट्टी को पानी के अंदर घुलने की कोशिश करो तो वो घुलता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो अवक्षेप नहीं है, वो प्रेसिपिटेट नहीं है। मैंने ये बोला कि जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में मैंने करवाई तो मुझे सोडियम नाइट्रेट मिला और साथ में सोडियम क्लोराइड, वो सिल्वर क्लोराइड मिला। तो होता क्या है बेटा, जब अपन दो रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो कई बार एक ऐसी फेज बनती है, कई बार एक ऐसी अवस्था बनती है जहां पे अपने को क्या मिलता है, जहां पे अपन उसको घोलना चाहे ना तो पूरा का पूरा डिजोल्व नहीं हो पाता है ना, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता, और वो एक लूथरा टाइप में बना देता है और नीचे बैठ जाता है ना, एक अवक्षेप टाइप में बना देता है। उसको हिलाने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो डिजोल्व नहीं हो पाता। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट का जो सिंबल होता है ना बेटा, प्रेसिपिटेट का मतलब सिंबल जो होता है वो होता है डाउनवर्ड, जो एरो होता है उससे इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसी भी नली के अंदर कहां बैठ गया बेटा, नीचे की तरफ बैठ गया, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप, ठीक है। तो ये चार हो गए। और एक और चीज इसके अंदर होती है, एक और चीज इसके अंदर होती है, क्या होती है बेटा, बता देता हूं मैं। एक और क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट, है ना। कई बार अगर स्टेट में चेंज आ जाता है ना बेटा, उसकी अवस्था में चेंज आ जाता है ना, तो भी हम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है ना। कई बार अगर उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, उसके कलर में चेंज आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके क्या हुआ है बेटा, उसमें चेंज आया है ना, उसके केमिकल चेंज उसके अंदर हुआ है। जैसे कि मान लो सपोज दैट जिंक की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवा दी, तो मुझे क्या मिल गया, जिंक सल्फेट मिल गया और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल गई, बोले तो H2 मिल गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बेटा, क्या लिया, मैंने जिंक लिया। जिंक की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाई, तो मुझे क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन मिला। तो पहले जो जिंक था ना बेटा, यहाँ पे इसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले जिंक सॉलिड फेज में था, लेकिन बाद में जिंक किस में बदल गया, एक्वस में बदल गया। किस में बदल गया बेटा, एक्वस फॉर्म में बदल गया। चीज समझ में आ रही है। देखो एक्वस फॉर्म क्या होती है वो समझा देता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है, एक मिनट रुकना। एक्वस फॉर्म क्या होती है बेटा, एक्वस फॉर्म वो फॉर्म होती है मतलब जो सॉल्यूशन वाटर में मिलके बनाया जाता है, मतलब पानी के साथ में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्वस फॉर्म बोलते हैं। कोई भी चीज है उसके साथ में कुछ क्वांटिटी हम पानी की ले लेते हैं ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आप केमिकल चेंजेस का पता कैसे लगाते हो, अगर ये 5 चेंज में से कोई भी 2 या 3 चेंजेस हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है बेटा, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर उसके कलर में चेंज आ जाए तो हम बोल देंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है। अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाए, उसके तापमान में चेंज आ जाए, मतलब हम कोई रिएक्शन करवाएं और अचानक से वो ठंडा हो जाए या अचानक से वो गर्म हो जाए, तो भी हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन इन अ गैसेज, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट हमने कोई रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाने के बाद में मुझे अचानक से वहां पे कोई गैस मिली, है ना, वहां से कोई गैस रिलीज हुई, तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे कौन सा चेंज हो रहा है बेटा, केमिकल चेंज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, एक अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ बन जाता है, एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो डिजोल्व नहीं हो पाता उस सब्सटेंस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसकी एक रिएक्शन ये हो गई। और लास्ट वाला होता है आपका चेंज ऑफ स्टेट। अगर उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, है ना, मान लो सपोज यार जिंक अपने पास में पहले सॉलिड था, उसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ में करवा दी, किसके साथ में, H2SO4 एसिड के साथ में करवा दी, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, जिंक सल्फेट मिल गया और साथ में क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई। मतलब जो जिंक पहले सॉलिड की फॉर्म में था वो किस में बदल चुका है बेटा, एक्वस फॉर्म में बदल चुका है। बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर चेंज ऑफ स्टेट तो फिजिकल चेंज में भी होता है, चेंज ऑफ स्टेट तो फिजिकल चेंज में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ढंग से देखो बेटा, यहाँ पे ये एरो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे ये एरो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, बोले तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कौन सा है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बोले तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब इधर से इधर तो बन जाएगा, लेकिन इधर से ये इधर वापस नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जिंक से आपको एक नया सब्सटेंस यहाँ पे देखने को मिल गया, क्या, जिंक सल्फेट, ठीक है। पहले जो सॉलिड था बाद में क्या हो गया, एक्वस हो गया। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट आपका फिजिकल चेंजेज में भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था वाटर से स्टीम का बदलना चेंज इन स्टेट है। और यहाँ पे लेकिन सॉलिड से क्या बना आपके पास में, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक तरीके से
लिक्विड सॉल्यूशन आया। एस का मतलब क्या है बेटा, सॉलिड, है ना। एक्यू का मतलब क्या है आपका, हिंदी में क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन को अपन, द्रव्य, द्रव्य बोलते हैं शायद, है ना। तो जिंक से जिंक सल्फेट मिला, लेकिन अपने को ये वाला एरो अपन ने यहाँ पे लगाया, तो ये वाला एरो का मतलब क्या है बेटा, कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते हो। इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। ऐसे ही अगर बेटा मैं इसकी बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो भी क्या होता है बेटा, आपका एक केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। तो टोटल कितने वो हो गए बेटा चेंज यहाँ पे, मतलब अगर आपको ये 5 चेंजेज में से कोई भी चेंज दिखाई देने को मिलता है तो आप क्या बोलोगे कि वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, या वहां पे कौन सा चेंज हो रहा है बेटा, केमिकल चेंज वहां पे आ रहा है। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो बच्चा, आया नहीं आया समझ में इतनी चीज? चलो आगे करें, आगे करें, है ना, मिटाने जा रहा हूं। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेज है, ठीक है, कि रासायनिक परिवर्तन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बहुत सारे बताई दिए आप लोगों को, एज एन एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, मतलब फल वगैरह जो है वो जब पक जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि फलों के पकने के बाद में आप वापस उसको कच्चा कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेज ये होते हैं, ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, अब अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का क्या होता है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है केमिकल इक्वेशन को। एक तो होती है आपकी वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और एक होती है आपकी सिंबॉलिक इक्वेशन। कौन कौन सी होती है बेटा, एक तो होती है आपकी वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है। 1 मिनट रुकना। सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो वर्ड इक्वेशन क्या होती है पहले समझो, है ना। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का। मतलब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन में तो जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन है। मतलब केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये तो पूरा एक प्रोसेस है। जबकि केमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, एक इस तरीके की समीकरण होती है जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। केमिकल इक्वेशन एक इस तरीके की समीकरण होती है, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन एक इस तरीके की इक्वेशन होती है या एक इस तरीके की समीकरण होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के द्वारा, प्रतीक और उनके चिन्हों के द्वारा क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा क्या है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। जबकि केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबॉलिक इक्वेशन। कौन कौन सी होती है बेटा, एक तो होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबॉलिक इक्वेशन। अगर मैं वर्ड इक्वेशन की बात करूं बेटा, किसकी इक्वेशन की बात करूं, वर्ड इक्वेशन की बात करूं, तो वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या क्या होता है, वर्ड इक्वेशन पे मैं सीधा सीधा ये चीज लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बेटा, कार्बन की रिएक्शन मैंने किससे करवाई, ऑक्सीजन के साथ में, और मुझे क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। तो यहाँ पे ढंग से देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने कोई सिंबल यूज में नहीं लिया,
हमने यहाँ पे केवल वर्ड यूज में लिए कि कार्बन लिया, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये वर्ड इक्वेशन है। अगर इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिखता कि कार्बन की रिएक्शन मैंने O2 के साथ करवा दी तो मुझे क्या मिल गया? FeO2 मिल गया, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है बेटा? ज्यादा अच्छा ये लग रहा है, लेकिन ये कब आएगा? जब आपको सिंबल पता होंगे, जब आपको कार्बन का सिंबल पता होगा, ऑक्सीजन का सिंबल पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल पता होगा, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। और वर्ड इक्वेशन जो वर्ड के फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या? जैसे मैग्नीशियम, क्या? मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी? ऑक्सीजन के साथ में करवा दी, तो आपको क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन, मैग्नीशियम के टुकड़े को अगर मैं जलाता हूं, ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, है ना, क्या मिल जाएगा मेरे को? एक मिनट रुकना बेटा मेरे को, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा मेरे को, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक। अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखूं तो मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से इंडिकेट करते हैं, और मुझे मिलेगा क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगा अभी तुम लोगों को। MgO, अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अभी केवल ये बता रहा हूं कि सिंबॉलिक इक्वेशन के अंदर सिंबल यूज में लिए जाते हैं, और वर्ड इक्वेशन के लिए अंदर क्या लेते हो आप? वर्ड यूज में लेते हो। बोला है नहीं है समझ में, ठीक है। दोबारा देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। जबकि केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है, ये क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा? एक तो होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें विच आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स। वर्ड इक्वेशन इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन, रासायन शब्द समीकरण वो समीकरण होती है जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? शब्दों से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि सिंबॉलिक इक्वेशन वो तरीके की इक्वेशन होती है, वो समीकरण होती है जिसको सिंबल्स से या प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ये चीज तो तुम लोगों को पता है भाई, है ना, ये चीज तो तुम लोगों को पता है कि अगर आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस है, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ हैं, तो उसके बीच में किससे जोड़ोगे आप? उसको प्लस से जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे प्लस से जोड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें कौन देता है अपने को? ये सारी चीजें अपने को केमिकल इक्वेशन बताती है। कौन बताता है बेटा इन सारी चीजों के बारे में अपने को? इन सारी चीजों के बारे में अपने को कौन बताता है? केमिकल इक्वेशन बताती है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के स्टेप्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ बुकों में नहीं मिलेगा बेटा ये सब तुम लोगों को। स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखने के स्टेप, है ना। तो ध्यान से सुनना। पहला, जो लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाता है ना, वो क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट होगा, ठीक है, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं। जो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा वो क्या होगा बेटा? आपका वो आपका प्रोडक्ट होगा, जिसको हम हिंदी में उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। 2 रिएक्टेंट, ठीक है, प्लस साइन इज यूज्ड बिटवीन 2 रिएक्टेंट, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, है ना, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट में भी आप किसका यूज लोगे? ठीक है, प्लस साइन का यूज लोगे। थर्ड, ठीक है, थर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप सिंगल हेडेड एरो यूज में लोगे, और अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप डबल हेडेड एरो यूज में लोगे, ठीक है, मतलब इस तरीके का एरो यूज में लोगे, ठीक है। देन फिफ्थ, सॉलिड के लिए आप यूज में क्या लेते हो बेटा? एस। लिक्विड के लिए क्या यूज में लेते हो? लिक्विड के लिए एल, है ना। और गैसेज के लिए क्या यूज में लेते हो बेटा? जी। और एक्वस के लिए क्या यूज में लेते हो आप? एक्वस। एक्वस के यूज में के लिए क्या यूज में लेते हो आप? AQ। बोला है नहीं है समझ में, ठीक है। और क्या होता है? कैटलिस्ट, व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड, व्हेन कैटलिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक। कैटलिस्ट इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज में आ रहा है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उत्प्रेरक, है ना। देन इसको किसके ऊपर लिखा जाएगा? रिटर्न ऑन, देन राइट इट ओवर एरो, है ना। इसको किसके ऊपर लिखा जाएगा बेटा? एरो के ऊपर लिखा जाएगा। किसके ऊपर लिखा जाएगा? एरो के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है।
एज एन एग्जांपल कई बार अपन है ना प्लेटिनम यूज में लेते हैं, कई बार पैलेडियम यूज में लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन में बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ करवाई तो हम प्लेटिनम या पैलेडियम यहाँ पे यूज में लेते हैं, हमको क्या मिलती है, अमोनिया मिलती है, NH3 मिलती है, ठीक है। जैसे मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, N2 + 3H2, तो मुझे क्या मिल गया, 2NH3 मिल गई, ठीक है। तो कई बार क्या होगा बेटा, कई बार आपके कैटलिस्ट यूज में आएंगे किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में, क्या कई बार आपके कैटलिस्ट यूज में आएंगे बेटा किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में। अब कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेज, कैटलिस्ट बेटा वो पदार्थ होता है, ठीक है, विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, जो कभी भी which can be increase or decrease the rate of reaction, जो रिएक्शन की अभिक्रिया को मतलब अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, which can be increase or decrease the rate of reaction, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है या कम कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। बट itself remain unchanged, लेकिन खुद क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैटलिस्ट बोलेंगे। दोबारा समझो, कैटलिस्ट क्या होता है, पहली बात कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट को यूज में कब लिया जाता है बेटा, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक तब यूज में लिया जाता है जब किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाना हो, वो रिएक्शन नहीं हो रही है, मान लो सपोज दैट कोई रिएक्शन हमने करवाई और वो रिएक्शन बहुत स्लो चल रही है या फिर वो रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज चल रही है, तो हम कैटलिस्ट यूज में ले लेते हैं। वो क्या करता है बेटा, किसी भी रिएक्शन की गति को या स्पीड को या तो कम कर देगा या ज्यादा कर देगा। अगर वो रिएक्शन ज्यादा हो रही है, ज्यादा तेजी से हो रही है, तो उत्प्रेरक उसको कम कर देगा, और अगर वो बहुत धीरे हो रही है तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, लेकिन खुद के अंदर उसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चीज समझ में आई क्या, कि उत्प्रेरक वो होता है, वो सब्सटेंस होता है बेटा जो खुद अनचेंज रहता है लेकिन रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के, ठीक है। क्या क्या स्टेप होते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट आपके पास में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हैं तो प्लस साइन से उनको जोड़ा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो सिंगल हेडेड एरो यूज में लिया जाता है, और अगर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो डबल हेडेड एरो यूज में लिया जाता है। फिर मैंने क्या बोला, जब आप रिएक्शन लिखते हो, ठीक है, तो उसकी स्टेट क्या है भाई, वो सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, ठीक है, जो सब्सटेंस है उसकी अवस्था क्या है, वो कौन सी अवस्था में, तो उसके लिए हम सॉलिड के लिए S यूज में लेते हैं, लिक्विड के लिए L यूज में लेते हैं, और गैसेज के लिए हम क्या यूज में लेते हैं बेटा, G यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है या फिर उसकी स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है तो हम क्या यूज में लेते हैं बेटा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जैसे कि एक एग्जांपल ये हो गया जिसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेटिनम और पैलेडियम जो है वो किसकी तरह काम कर रही है बेटा, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है, और कैटलिस्ट को हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा, हमेशा हेड के ऊपर रखा जाएगा। जो आपके पास में ये जो एरो है ना बेटा, इसके ऊपर जो चीज लिखी हुई रहती है, जो सब्सटेंस लिखा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। एक ये चीज हो गई, ठीक है। एक दो चीजें और हैं इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं बेटा, ठीक है, एक चीज और है, ठीक है। अगर मान लो कोई टेम्परेचर की हमको रिक्वायरमेंट है या फिर कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी किसके ऊपर रखी जाती हैं, इस हेड के ऊपर रखी जाती हैं। जैसे कि 300 डिग्री सेल्सियस कई बार देखने को मिल जाएगा आपको, तो वो सारी चीजें किसके ऊपर लिखी जाएंगी बेटा, इस स्टेप के ऊपर लिखी जाएंगी, ठीक है। एंड वन मोर है ना, जब भी कोई रिएक्शन होती है, अगर आप उसमें हीट दे रहे हो, अगर आप उसमें हीट आपने दी तो प्लस हीट आएगी यहाँ पे, कहाँ पे, आपके रिएक्टेंट के साथ में, है ना, क्योंकि आपने उसको हीट दी, ठीक है। या फिर अगर आपको हीट मिली, अगर आपको हीट मिली, अगर आपको हीट रिलीज हुई, तो ये हीट किसके साथ में ऐड हो जाएगी बेटा, प्रोडक्ट के साथ में, तो प्रोडक्ट प्लस हीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट प्लस हीट रिलीज, और ये हो गई प्रोडक्ट प्लस हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, प्रोडक्ट प्लस, इसको मिटा देता हूं, प्रोडक्ट प्लस हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपको, अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया, है ना, ये भी पूरा लिख देता हूं यार, रिएक्टेंट, है ना, मान लो मेरे पास में Mg है और इसके साथ में मैंने हीट लिख दी, इसका मतलब क्या समझ जाना कि आपने अपनी तरफ से हीट दी है केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने अपनी तरफ से हीट दी है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में जो उत्पाद है उसमें अगर केमिकल रिएक्शन उसके अंदर अगर हीट मिल रही है आपको,
मतलब आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई और केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद में अगर आपको हीट मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इसके अंदर हीट अपने को रिलीज हुई है, हीट मिली है, और रिएक्शन का नाम भी होता है, वो मैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? बोलो अच्छा यहां तक चीजें समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट बेटा, है ना, मिटाने जा रहा हूं अब मैं इसको। ठीक है, ओके 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो देखो, जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, इसकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने तुम लोगों को बताई कि भाई इसके अंदर ये चीजें होती हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है ना, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। किसकी? केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन जो होती है ना बेटा, इनकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। वो लिमिटेशन क्या क्या होती हैं? लिमिटेशन बोले तो सीमाएं क्या क्या होती हैं? लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या क्या है? ठीक है, शायद बैलेंसिंग आज नहीं हो पाएगी बेटा, बैलेंसिंग अपन कल ही करेंगे। ठीक है, लिमिटेशन बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो पहली लिमिटेशन तो ये होती है कि अपन इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड, हम इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं वेदर रिएक्शन हैव कंप्लीटेड और नॉट, कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है ना। क्या ये केमिकल इक्वेशन की एक बहुत ही तगड़ी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है बेटा? कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, इस बात का हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, पता नहीं लगा सकते हैं, हमें ये पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, दूसरा एक ये अपने को क्वांटिटी के बारे में नहीं बताती है कि कितनी क्वांटिटी अपन ने यूज में ली है ना। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमने किसमें कितनी यूज में ली थी, इसके बारे में भी हमें, इसके बारे में केमिकल इक्वेशन जो है वो कोई भी अंदाजा नहीं बताती है। इसके बारे में हमें इसके केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाती है कि हमने रिएक्टेंट के कितने मोल्स लिए या कितनी क्वांटिटी हमने इसके अंदर रिएक्शन के अंदर यूज में ली है, उसके बारे में हमें केमिकल इक्वेशन कभी भी नहीं बता पाती है। ठीक है, तो ये होती है बेटा लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, राइट डाउन कर लो एंड ये हो गया आपका फिनिश। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन आपका फिनिश हो गया है। अब बेटा अब बात आती है किसकी? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, वो आज अपन नहीं बता रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा और लंबा टॉपिक होने की वजह से 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, फिर देखोगे नहीं आप लोग, बेफालतू में उसको स्किप करोगे, जल्दी चलाओगे, तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ना बेटा, बहुत अच्छी तरीके से, ढंग से, तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको साइंस की वीडियोज को बिना किए देखना है ना, उसको स्किप मत करना बेटा, कंप्लीट वीडियो को देखने की कोशिश करना। ओके बेटा, चलो आज के लिए अपन इतना ही कर रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।